A very good evening to all of you. Myself, Nishant Goswami again. I'm here uh, to be with our new topic about construction and projects management. Means, what do you mean by the construction project management? So today I will elaborate these all things in detail about the basic concepts. I will explain once again. I will explain today about the construction project management. What do you mean by the construction project management, and why it is necessity in our construction projects at the sites? How can we achieve uh, our desirable successful project within that our desirable time, with an estimated cost, with an estimated resource, with an estimated manpower. So these all things I will get discuss in this construction project management sessions today. I will going to explain each and everything about the basic concepts of the construction projects management. आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग एलोबरेट करूंगा, बेसिक्स चीज बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों बहुत ही नेसेसरी है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। हमें क्यों इस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं, कैसे ये चीज़ को हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स में ऐड ऑन करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो these all things will be get discussed in this session. So now I'm going to start with the what do you mean by the construction project management? पहले हम ये जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जनरली देखिए, वैसे तो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले से लेके मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिनिश तक होता है। ईच एंड एवरीथिंग उसको कंट्रोल करना होता है, मैनेजिंग करना होता है। क्या कंट्रोल करना होता है, क्या मैनेजिंग करना होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे कि व्हाट द थिंग्स प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू डू द managing, what the things project manager are required to control, and what are the things which is required for a successful project manager. तो ये सारे चीज का हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आज ये मैं शुरू करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट और टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मैन पावर एंड द रिसोर्स। ये एक तरह का टेक्निक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो कि कोऑर्डिनेट करता है हमारे जितने भी रिसोर्स, मैन पावर, मटेरियल और मशीनरीज, ये तीनों चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जैसे जितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट होगा, जितने टाइम पीरियड का प्रोजेक्ट होगा, वो पूरे प्रोजेक्ट के दरमियान ये तीनों चीज को तालमेल, मतलब तीनों चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। क्यों कोऑर्डिनेशन करता है? तो जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है, और जो हमारा डिजायरेबल क्वालिटी है, ये तीन चीज को अचीव करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है तीन चीजों का। तीन चीज क्या है? वो तीन चीज मटेरियल है, मैन पावर है और मशीनरीज है। और यही तीन चीज पे हमारा कॉस्ट इन्वेस्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे। आप किसी भी प्रोजेक्ट ले लो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट, बिल्डिंग हो या रोड हो या ब्रिज हो या डैम हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, वहां पे कभी भी हमारा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट तीन चीजों पे ही होता है। वो तीन चीज क्या है? मटेरियल, मैन पावर एंड मशीनरीज, जो कि रिसोर्स के अंदर में आता है। तो ये जितने भी मटेरियल, मैन पावर और मशीनरीज मैंने जो बताया है, ये तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करके पूरे प्रोजेक्ट साइकिल के दौरान, जितने दिनों का प्रोजेक्ट होगा, जितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट होगा, उस पूरे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में ये तीन चीज को मैनेज एंड कंट्रोल करेगा, एंड एस्टिमेट भी करेगा और मैनेज भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। क्यों करेगा? तो यहाँ पे
जो इसलिए करेगा क्योंकि जो हम लोग प्री डिटरमाइंड किए हुए हैं, जो हम लोग प्री एस्टिमेट किए हैं कि हमारा इतना कॉस्ट में ये काम हो जाए, इतने टाइम पीरियड में हो जाए और इस क्वालिटी के हिसाब से हो, उसको अचीव करने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक तरह का टेक्निक होता है जो कि मैन पावर, मशीनरीज और मटेरियल, ये तीन चीजों को कोऑर्डिनेट, मैनेजिंग और कंट्रोल, ये तीन चीज करते हुए क्यों करता है? क्योंकि उसको जो हम एस्टिमेटेड हमारा बजटिंग कॉस्ट है, उस बजटिंग कॉस्ट में हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। हमारा जो बजटेड टाइम है, उसी बजटेड एलोकेटेड टाइम के अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और जो हमारा क्वालिटी अचीव करना है, उस क्वालिटी को अचीव करते हुए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा एक तरह का टेक्निक होता है जो कि मटेरियल, मैन पावर और मशीनरीज, तीन चीजों को मैनेजिंग भी करना होता है, एस्टिमेटेड भी करना होता है, कंट्रोल भी करना होता है। क्यों हम लोग इसलिए करते हैं? ताकि हमारा जो एस्टिमेटेड बजटिंग कॉस्ट है और जो एस्टिमेटेड स्टिपुलेटेड टाइम है और जो हम डिजायरेबल क्वालिटी चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट का, ये तीनों चीज अचीव हो विथ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट इज द एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? तो ये इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट है, तो ये मीन्स कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ये इसलिए चाहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करना अपने फर्म में या अपने साइट्स पे या अपने कंपनी में, ताकि जो हमारा डिजायरेबल, अभी मैंने जो जिक्र किया है, जो हमारा टाइम स्टिमुलेटेड टाइम है, जो हम लोग प्री डिटरमाइंड किए हुए हैं कि हमारे इतने टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, हमारे इतने बजट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और हमारे इतने लिमिटेड रिसोर्स में प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड लिमिटेड हमारा जो रिसोर्स है उतने में हमारा कंप्लीट हो जाए, ये तीन चीज को अचीव करने के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये तीन चीज को अचीव करता है। क्या अचीव करता है? द प्रॉपर एस्टिमेटेड जो हमारा शेड्यूल टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाए। दूसरा, हालांकि वो थोड़ा बहुत डिले होना ही है, होता है, तो वो भी डील एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही। वो एक हमारा टॉपिक होता है डिले एनालिसिस करना, जो कि उसके बेसिस पे हम लोग अपना करंट बजटिंग रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरा, हमें क्या अचीव करना होता है? बजटेड जो हमारा कॉस्ट है, उस बजटेड कॉस्ट में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और जो हमारा रिक्वायर्ड बजटेड रिसोर्स जो हमने एस्टिमेटेड किया है बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट, उस रिक्वायर्ड बजटेड रिसोर्स में हमारा, उसके तालमेल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है टाइम, दूसरा है कॉस्ट एंड तीसरा है रिसोर्स, थर्ड है रिसोर्स। ये तीन चीज एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को आना चाहिए या एक प्लानिंग इंजीनियर को भी ये तीन चीज एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें। पहले उसे टाइम निकालने भी आना चाहिए, रिसोर्स में मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज आना चाहिए निकालना, एस्टिमेटेड करना विद द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग से। हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग है, स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ये सारे ड्राइंग से हमें मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज निकालने आना चाहिए, जो कि एक एस्टिमेशन इंजीनियर और एक क्यूएस का ये मेन काम होता है। तो जनरली मेरे हिसाब से, इन माय कंसर्न, दैट इफ यू नो how to do the estimate of the resource, how to control the cost, how to analysis the cost, then only uh, you can calculate the estimated time or scheduled time. तो कॉस्ट और रिसोर्स और टाइम यहाँ पे क्या है? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रिसोर्स तीन तरह का होता है, मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज। कॉस्ट उसी रिसोर्स का कॉस्ट होगा कि कितना कॉस्ट लग रहा है, और टाइम मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, तो उस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में
हमारा सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर है। अब सब स्ट्रक्चर में हमारा सपोज फाउंडेशन अप टू द प्लिंथ लेवल, मतलब ये है सब स्ट्रक्चर। तो उस फाउंडेशन में हमारा क्या-क्या एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे फाउंडेशन को करने के लिए हमारा आपका मार्किंग है, पीसीसी है, फुटिंग कॉलम का रिइंफोर्समेंट स्टर्टिंग फॉर्मवर्क है, फिर कंक्रीटिंग है, फिर क्यूरिंग है और बैकफिलिंग है। तो ये सारे एक्टिविटीज हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन रखा जाए, मार्किंग के लिए कितना टाइम रखा जाए, पीसीसी के लिए कितना टाइम रखा जाए, एक्सकेवेशन मतलब पीसीसी से पहले एक्सकेवेशन के लिए कितना टाइम रखा जाए, फिर पीसीसी के लिए कितना टाइम रखा जाए। तो ये सारे एक्टिविटीज का कितना कितना टाइम एलोकेट किया जाए, ये टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वही बंदा कर सकता है जिसको रिसोर्स निकालने आता हो, मतलब मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी से निकालने आता हो, लेबर डिप्लॉय निकालने आता हो, मैन पावर वही लेबर डिप्लॉय निकालने आना, फिर से मटेरियल एस्टिमेशन करने आता हो, और मशीनरीज आना, मतलब मशीनरीज क्या इन्वॉल्व हो रहा है, टूल एंड इक्विपमेंट्स क्या इन्वॉल्व है, वो सारा चीज निकालने आना चाहिए, ड्राइंग से देख के, ड्राइंग से टेक ऑफ करके। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूँ कि हमारा जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, दो तीन चीजों पे होता है, मटेरियल, मैन पावर और मशीनरीज पे। टाइम ड्यूरेशन भी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉस्ट क्या है, हमारे पास मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज क्या है, और दूसरा हमारा जियोग्राफिकल कंडीशंस ये भी मायने रखता है किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम डिले होने का, या टाइम विद इन हमारा जो बजटेड टाइम है, मीन्स जो शेड्यूल टाइम है उसके पहले खत्म करने के लिए। तो ये सब हमारा फैक्टर, मतलब ये तीनों एक तीसरे से रिलेटेड है। टाइम आपका देखिए, अगर आपके पास कॉस्ट सफिशिएंट है, आप चाहते हो जल्दी खत्म करना, तो कॉस्ट बढ़ा के हम जल्दी काम खत्म कर सकते हैं। या आपके पास रिसोर्स का लैकनेस हो गया है साइट पे, तो रिसोर्स का लैकनेस हो गया है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, टाइम, डेफिनेटली टाइम बढ़ेगा, टाइम इनहेंस होगा, टाइम इंक्रीज होगा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी इनहेंस होगा, मतलब आपका जो स्टडी प्रॉफिट, शुरुआत में आप जो प्रॉफिट मान के चलोगे कि हमारा 10% या 15% इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट जो आप मान के चल रहे हो, एज्यूम प्रॉफिट आपका डिक्रीज, फॉल होने लगेगा। तो इसलिए ये तीनों एक तीसरे से रिलेटेड है। आपका मैन पावर का लैकनेस होगा, टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। मशीनरीज आपके पास नहीं है, टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। मटेरियल का लैकनेस हो गया साइड पे, टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो टाइम बढ़ेगा, और हो सकता है रिसोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर में। दोनों, मतलब ये तीनों एक तीसरे से इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड फैक्टर है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टाइम, कॉस्ट और रिसोर्स, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक प्लानिंग इंजीनियर को ये तीनों चीज पे कंट्रोल, मैनेजिंग और कैलकुलेशन आना चाहिए। तो जो कि इसी, अगर ये तीनों चीज में कोई एक्सपर्ट होता है तो इट मींस वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर के लायक है। अगर सिर्फ अगर आप रिसोर्स निकालना जानते हो, कॉस्ट निकालना जानते हो, तो मींस यू आर एस्टिमेशन इंजीनियर, यू आर क्वांटिटी सर्वेयर। बट इफ यू नो हाउ टू फाइंड the time duration, how to allocate the time for the particular activities, how to schedule the time before the project starts, if the project yet not start and you have scheduled the time duration for the particular activities, and according to your scheduled time which you have stipulated, which you have to estimated before the project starts, according to your scheduled time, if the project are running according to your project scheduled time, इट मीन्स योर शेड्यूल टाइम, आपके जो शेड्यूल आपने किया, आपके शेड्यूल टाइम पे अगर वो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसलिए तो हम लोग टाइम निकालते हैं कि हर एक्टिविटीज का टाइम पहले निकाल के रखते हैं कि इस टाइम पीसीसी के लिए हम 1 दिन रख लिए हैं या एक्सकेवेशन के लिए 2 दिन रख लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन्स आपका एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपने टाइम पहले प्री डिटरमाइंड किया है, प्री डिटरमाइंड का टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को रन करते हो। हाँ, बिल्कुल, आपका जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से या बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया लैकनेस हो गया साइट पे, मैन पावर, मशीनरीज या मटेरियल का, तो उसकी वजह से आपका जो शेड्यूल टाइम है
वो शेड्यूल टाइम आपका अफेक्ट होगा, मीन्स आपका जो रनिंग फेज ऑफ प्रोजेक्ट वो डिले हो जाएगा। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि आपका जो प्री डिटरमाइंड टाइम था, आपने सपोज 2 दिन फिक्स किया, लेकिन साइट पे लेबर डिप्लॉय नहीं हो पाया, या मशीनरीज लैकनेस हो गया, या आपका कॉस्ट फंड नहीं है आपका, बहुत सारे फैक्टर, या जियोग्राफिकल कंडीशन के वजह से क्या हुआ, जो आपने 2 दिन मान के चल रहे हो किसी एक्टिविटी में, वो 4 दिन में खत्म हो रहा है। तो अगर वो 4 दिन में खत्म हो रहा है वो एक्टिविटी, आपने माना कितना था, 2 दिन, लेकिन खत्म हो रहा है 4 दिन में, इट मीन्स पूरा प्रोजेक्ट का जो साइकिल है ना, प्री डिटरमाइंड जो टाइम टेबल आपने बना रखा है, टाइम टेबल शेड्यूल दे रखा है, वो सारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सारा डिपेंडेंट है। जैसे मार्किंग होगा तो एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन होगा तो पीसीसी होगा, पीसीसी होगा तो ही आप रिइंफोर्समेंट शटरिंग कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए, फुटिंग कॉलम के लिए। तो ये सारा चीज इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब प्रीडिसीसर सक्सेसर रिलेशनशिप है, एक तीसरे से सारा एक्टिविटीज अपने आप में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक एक्टिविटी अगर डिले होता है तो दूसरा एक्टिविटी भी डिले होगा, और ये डिले बहुत वजह से हो सकता है, वो रीजन मैंने बता दिया आपको। ये डिले हो सकता है लैकनेस ऑफ मैन पावर, या लैकनेस ऑफ मशीनरीज या मटेरियल, या इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, या जियोग्राफिकल कंडीशन हो सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, जो हमने प्री शेड्यूल्ड किया है टाइम, कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमने शेड्यूल्ड किया है टाइम को, कि इतना इतना ड्यूरेशन में हमारा ये एक्टिविटीज होगा। जैसे एक्सकैवेशन, जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में भी मैंने एक्टिविटीज बताया, मार्किंग एंड लेआउट, फिर एक्सकैवेशन, फिर पीसीसी, फिर फुटिंग का रीइंफोर्समेंट शटरिंग, फिर कंक्रीटिंग, फिर क्यूरिंग, फिर बैक फिलिंग। तो ये सारे जो भी एक्टिविटीज बताया, जैसे मार्किंग एंड लेआउट के लिए मैंने 1 दिन रखा, पीसीसी के लिए, एक्सकवेशन के लिए मैंने 2 दिन रखा, पीसीसी के लिए मैंने उस प्रोजेक्ट का पूरा पीसीसी करने के लिए मैंने 1 दिन रखा, फिर रीइंफोर्समेंट शटरिंग के लिए मैंने 3 दिन रखा सपोज, फिर उसके बाद मैंने कंक्रीटिंग के लिए 2 दिन रखा, फिर क्यूरिंग करने के लिए मैंने सपोज 7 डेज रखा। तो ये सब चीज इफेक्ट हो सकता है अगर आपका ये 3 चीज लैकनेस हुआ तो, या जियोग्राफिकल कंडीशन हुआ तो सबसे पहले तो हमें ये चीज निकालना होगा कि उस फाउंडेशन में जो मार्किंग एंड लेआउट है, उसमें लेबर या जो भी हमारा रिसोर्स लग रहा है, मटेरियल आइटम्स लग रहे हैं, वो कितना लगेगा, उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। फिर उसके कॉस्ट के बेसिस पे और रिसोर्स के बेसिस पे हम लोग टाइम निकालेंगे, प्री शेड्यूल टाइम करेंगे, जो कि हमें पहले से करके देखना होता है। एक प्रोजेक्ट को अगर सक्सेसफुल करना है तो आपको प्री डिटरमाइंड टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर उसी अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल टाइम हमें प्रोजेक्ट को रन करना होगा, तभी आप एक डिजायरेबल माइलस्टोन अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें भी देखिए, कंस्ट्रक्शन जो हमारा जो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलता है साइट पे, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फेजेज होते हैं कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन के 5 फेज होते हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। देयर आर 5 phases to achieve the project goal within the specified time. If you want to achieve the desirable result, means desirable result, what we will get if your project is going to be complete within the specified time which you have estimated before the project start, it means you are just going to be achieve your project goal. Means what are the phases of the project? So mainly there are 5 phases, you can say 5 steps to achieve the project goal. So what are the 5 stage? First stage is initiation. इनिशिएशन क्या है? अब इनिशिएशन में हमें ये देखना होगा कि हमें जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो इनिशिएशन में हमारा वहाँ पे साइट पे मशीनरीज को डिप्लॉय करना होगा, लेबर डिप्लॉय करना होगा, मटेरियल डिप्लॉय करना होगा। ये सारा चीज इनिशिएशन में आ गया कि वहाँ पे कितने लेबर्स, मशीन सब सेटअप करना होगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो दिस ऑल कम्स अंडर द इनिशिएशंस। सेकेंड है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है कि इनिशिएशन में तो हमने साइट इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और मोबिलाइजेशन के लिए जैसे साइट को क्लियरेंस ये सब करने के लिए कोई मशीन वशीन लगा दिया कि साइट क्लियर हो रहा है, या हम लोग लैंड सर्वेइंग का टीम लगा रखे हैं साइट को प्रिपेयर करने के लिए।
उसी के जस्ट बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग व्हिच वी गॉट फ्रॉम द क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट के तरफ से ड्राइंग मिला होता है और बीओक्यू जो मिला होता है, उसी के रिस्पेक्ट्स में हम सारा चीज़ एस्टिमेट करते हैं, रियल टाइम एस्टिमेट करेंगे कि हमारा सपोज़ फाउंडेशन में कितना मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कौन-कौन से मशीनरीज़ लगेंगे और कितना टाइम लगेगा पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। जो कि मैंने अभी बताया कि एक्सकवेशन में कितना टाइम लगेगा, मार्किंग में कितना टाइम लगेगा, पीसीसी में कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ निकालना होता है। तो टाइम भी निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो अगर आप इफ यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस मोर देन 10 to 12 years, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस यू विल assume the time duration for the particular activities. But if you don't have the experience, means you are the beginner or you are having the experience 2 or 3 years, then how you will find the time? So on the basis of the rate analysis, we will calculate the time. Means once you will get the result about the material, manpower और machineries. अगर आपको material, manpower, machineries निकालने आता है तो आप इसी 3 रिसोर्स के बेसिस पे उस पार्टिकुलर एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन भी निकाल सकते हो। तो मटेरियल कितना लगेगा, मैन पावर कितना लगेगा, मशीनरीज कितना लगेगा और टाइम कितना लगेगा, स्पेसिफाइड टाइम सारे एक्टिविटीज को करने के लिए, तो ये सब चीज आता है प्लानिंग में। प्लानिंग आपका हो गया फाउंडेशन का, आप क्या करोगे? एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। तो एग्जीक्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? जो हमने प्लानिंग किया है उसी को अचीव करने के लिए हमारा कोशिश रहेगा कि जो हमने प्लानिंग किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा एग्जीक्यूशन हो। लेकिन एग्जीक्यूशन हमारा डिले हो जा रहा है। डिले हो सकता है, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कॉस्ट इनएबिलिटी बताया, मतलब इनसफिशिएंट फंड हो गया, या इनसफिशिएंट मटेरियल डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है टाइम पे, या लेबर्स का स्किल नहीं है, या लेबर आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम है, जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एग्जीक्यूशन के दरमियान ही आपको पता चलेगा। तो लेकिन एग्जीक्यूशन जो होगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि जो हमने प्लानिंग के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है, प्लानिंग के दरमियान जितना मटेरियल हमने एस्टिमेट किया है, रिसोर्स एस्टिमेट किया है और मैन पावर जितना एस्टिमेट किया है, उसको अचीव करें एग्जीक्यूशन के दरमियान। लेकिन वो हो सकता है नहीं भी अचीव हो, उससे ज़्यादा लग जाए या उससे कम लग जाए, ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन के दरमियान ही पता चलेगा। लेकिन ये सारा चीज़ आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो हमने प्लानिंग किया है एग्ज़ैक्ट वही एग्जीक्यूशन सेम टू सेम हो जाए। उसमें आपका वेरिएंस आ सकता है और आता भी है। इसके लिए मैंने बता दिया बहुत सारे फैक्टर कि क्या फैक्टर हो सकता है। हो सकता है कि प्लानिंग इंजीनियर का ही लैकनेस हो, कि वो सही से टाइम ड्यूरेशन ना निकाला हो। हो सकता है कि मटेरियल एस्टिमेशन करने वाला, मैन पावर एस्टिमेशन करने वाला क्यूएस का एरर हो। बट टेक्निकल एरर भी हो सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हो सकता है और इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, मटेरियल का लैकनेस हो सकता है, मैन पावर का लैकनेस हो सकता है, मशीनरी का लैकनेस हो सकता है। ये सब लैकनेस इसलिए हो सकता है, या तो आपके पास इनसफिशिएंट फंड है उस समय, या जो वेंडर है वो सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है उसकी वजह से। तो एग्जीक्यूशन जब एक बार हो गया, तो एग्जीक्यूशन जब एक बार स्टार्ट हो गया, तो हम यही सारा चीज को ना कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल या अपडेटिंग। कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोलिंग मतलब क्या है यहाँ पे? जो प्लानिंग के, जो हमने प्लानिंग किया है और उसी के एस्पेक्ट्स में हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो डिले हो रहा है। तो डिले क्यों हो रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, एक प्लानिंग इंजीनियर को, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को ये एनालिसिस करने आना चाहिए कि क्यों डिले हो रहा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे फैक्टर है कि ये सारे फैक्टर की वजह से डिले हो सकता है। तो क्यों हो रहा है, ये ही चीज मेन है कि एनालिसिस करना। तो उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो वो फाइंड आउट करेगा कि इस वजह से हमारा एनालिसिस करने के दरमियान पता चला कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, या इनसफिशिएंट फंड हमारे पास है, या लेबर आउटपुट नहीं दे पा रहा है, या मैन पावर जो है वो अपना आउटपुट नहीं दे रहा है, या जो मटेरियल हमारा डिप्लॉय हो रहा है वेंडर की तरफ से वो सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज पता चलेगा, कंट्रोलिंग हमें एनालिसिस करेंगे तो। और ये एनालिसिस कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सारे चीज आनी चाहिए। तो जो बंदा प्लानिंग कर रहा है, एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल है, फिर कंट्रोलिंग देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस भी करेगा।
तो लास्ट में जाके ऐसे ही अगर 10 वर्क ऑर्डर है तो 10 वर्क ऑर्डर अगर कंप्लीट होता है तो लास्ट में एट द एंड, एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो रिपोर्ट भी बनाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमने शुरुआत में इनिशिएशन ये किया, प्लानिंग हमारा ये था, शेड्यूल टाइम हमारा ये था, एग्जीक्यूशन चला तो हमारा अफेक्टेड टाइम, एक्चुअल टाइम में हमारा ये हुआ, फिर हमने क्यों अफेक्टेड टाइम हुआ तो उसका रीजन है कंट्रोलिंग, उसको कंट्रोल करेगा, रेमेडीज बताएगा, और फिफ्थ में रिपोर्ट बनाएगा। सिंपल सा 5 स्टेप्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के फेज के। और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का भी 5 फेज होता है, जो कि यही 5 फेज है। पहले इनिशिएशन देखना, फिर प्लानिंग देखना। प्लानिंग क्या देखना, इसमें प्लानिंग में हर तरह का रिसोर्स का एस्टिमेट आता है, टाइम शेड्यूल करना होता है। टाइम शेड्यूल कैसे होगा, तो मैंने बताया अगर आप बिगिनर हो तो रेट एनालिसिस के बेस पे आप टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर सकते हो। और थर्ड है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन आपका जो साइट इंजीनियर लोग एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, आप उस सब का डेली का डीपीआर आपके पास आ रहा है, आप देख रहे हो कि हमारा डिजायरेबल, हमारा जो माइलस्टोन है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन ढूंढना, उसका रेमेडीज देखना, उस पर कंट्रोल करना। और ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारा हर वर्क ऑर्डर वाइज ऐसे ही चलता है, फेजेस चलता है, और लास्ट में रिपोर्ट बनाना होता है। तो ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस, कंट्रोलिंग, और फिफ्थ है रिपोर्ट। और ये सब इंपॉर्टेंट है जब तक आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन नहीं आएगा, जब तक आपको अगर बीबीएस बनाने नहीं आता है, आपको मटेरियल एस्टिमेशन करने नहीं आता है, अगर आपको रेट एनालिसिस करने नहीं आता है, तो आप टाइम कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। टाइम कॉस्ट नहीं निकलेगा तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी का टाइम नहीं फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको एस्टिमेशन मटेरियल नहीं आता है, मैन पावर नहीं आता है, मशीनरीज नहीं आता है निकालने, तो आप कैसे टाइम ड्यूरेशन निकालोगे। तो इस सब चीज के लिए सबसे बेसिक चीज है कि हमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो आना ही चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, they all are having the knowledge of quantity serving, means you can say the estimation and costing. तो प्रोजेक्ट around the world, I'm just not talking about the India only. If you are looking, means if you look around the world, means there are various construction companies around the world. So in every construction company, if there is a project manager, if there is a successful project manager, they all must have or should have the knowledge of this all 5 phase. 5 फेज मीन्स प्लानिंग में मैंने बता दिया, पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आता है, ये आपको उसी के बेस पे टाइम होगा। एग्जीक्यूशन आपका डीपीआर चेक करना, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट देखना, क्या क्या एग्जीक्यूट चल रहा है, और यही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बेस पे कंट्रोलिंग होता है, अपडेशन होता है, जो कि ये अपडेशन हम लोग करते हैं। और लास्ट है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट डेफिनेटली बनाएगा जो बंदा प्लानिंग भी कर रहा है, जो बंदा एग्जीक्यूशन पे भी कंट्रोल किया हुआ है, जो बंदा एनालिसिस भी कर रहा है कि क्यों डिले हो रहा है, डिले एनालिसिस कर रहा है, रिसोर्स क्यों डिले, रिसोर्स का क्या अनएबिलिटी है, रिसोर्स लेवलिंग चेक कर रहा है कि हमारा रिसोर्स क्या एस्टिमेटेड था और एक्चुअल रिसोर्स क्या लग रहा है, इसको हम लोग रिसोर्स लेवलिंग बोलते हैं। तो ये जो बंदा ये सारा चीज करेगा वो लास्ट में रिपोर्ट भी बना सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को टाइम कॉस्ट रिसोर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया, ये टाइम कॉस्ट रिसोर्स, ये 3 चीज में तो एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लायक बनेंगे। और ये रिसोर्स आपका बेसिक चीज है। रिसोर्स आप सीख सकते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आता है तो डेफिनेटली आपको रिसोर्स भी निकालने आएगा, जब रिसोर्स निकालने आएगा तो कॉस्ट निकालने आएगा, जब ये 2 चीज आ जाएगा तो रेट एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग टाइम कंप्यूटेशंस भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इनिशिएशन है, फिर प्लानिंग है, फिर ड्राइंग टेकअप है, फिर एग्जीक्यूशन देखना, फिर प्रोजेक्ट का क्लोज आउट करना, और फिर हैंड ओवर कर देना प्रोजेक्ट को क्लाइंट को। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, पहले इनिशिएशंस करना, फिर प्लानिंग करना, प्लानिंग में आपका ये इंजीनियरिंग डिजाइन से हमने एस्टिमेशन ये सारा चीज आ जाता है, फिर एग्जीक्यूशंस देखना, फिर हमारा प्रोजेक्ट को रिपोर्ट क्लोज आउट करना। तो जो हमारा ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस के कंपैरिजन में हमारा रिपोर्ट बनता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स ऐसे भी प्रोजेक्ट मैनेजर को टू मेंटेन एंड द बैलेंस द फॉलोइंग थिंग्स, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये 3 चीज पे कमांड होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स। रिसोर्स में 3 M, फर्स्ट M फॉर मटेरियल, मैन पावर एंड मशीनरीज।
हाँ, नेक्स्ट चीज है हमारा टूल्स फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। अब यह मैनेजिंग की क्या बात है, तो जो मैनेजिंग जो मैं बता रहा था अभी, सबसे पहला प्रोसेस हम आता है इनिशिएशन, फिर होता है सेकंड प्लानिंग, और थर्ड हमारा होता है एग्जीक्यूशन, और थर्ड होता है एग्जीक्यूशन, और फोर्थ होता है हमारा अपडेशन। तो एक्चुअली अपडेशन ही हमारा होता है प्राइमावेरा में। तो प्राइमावेरा में या एमएसपी में हम लोग पहले शेड्यूल जो हमने प्लानिंग किया उसको शेड्यूल कर देते हैं। शेड्यूल क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने का हमारा बहुत सारे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, जैसे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, तो ये सारे एक्टिविटीज का क्या कॉस्ट होगा, क्या टाइम लगेगा, ये सब ने हमने प्लानिंग में कर लिया। और एग्जीक्यूशन जब शुरू हुआ तो हम लोग एग्जीक्यूशन किसके बेस पे करते हैं, जो हमने प्लानिंग किया उसी के बेस पे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर के वजह से एग्जीक्यूशन हमारा उस स्पेसिफाइड टाइम जो हमने एस्टिमेट किया है उस पे अचीव नहीं हो पा रहा है। तो डिजायरेबल टाइम पे अचीव नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं। प्राइमावेरा एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का है, जिसपे हम लोग शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज, सीक्वेंस वाइज क्या क्या एक्टिविटीज होगा। जैसे फाउंडेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज, तो उसको सीक्वेंस वाइज डालते हैं प्राइमावेरा में। सेकेंड, उसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो हमने टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे वो प्रोजेक्ट, पहले हम लोग टाइम ड्यूरेशन दे देंगे, तो ये सारे शेड्यूल में आ गया। और फिर अब जब ट्रैकिंग कब स्टार्ट होगा, ट्रैकिंग या अपडेशन तब स्टार्ट होगा जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तभी तो हमें कंपैरिजन पता चलेगा कि हमने एस्टिमेट क्या किया था और एग्जीक्यूशन में जो हमारा काम चल रहा है उसमें कितना डिले हो रहा है, या कितना तारीख को स्टार्ट हुआ होना था लेकिन उतना डेट को स्टार्ट ना होकर 2 दिन डिले स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीज हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं प्राइमावेरा टूल से, कि अगर वो चीज डिले हो रहा है, जैसे पीसीसी डिले हो रहा है, मार्किंग पहले हमारा टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन पीसीसी जो हमने सोचा था जैसे 16 अप्रैल को शुरू करना, 16 अप्रैल को ना शुरू करके 17 अप्रैल को शुरू हुआ, तो पीसीसी डिले स्टार्ट हुआ। तो इसके वजह से हमारा रीइंफोर्समेंट, शटरिंग, फॉर्मवर्क, कंक्रीटिंग, ये सारे एक्टिविटीज डिले हो जाएंगे, क्योंकि सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज हमें पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर के भी एक्टिविटीज के क्या डिले होगा, वो सब चीज हमारा प्राइमावेरा या एमएसपी प्रोजेक्ट टूल से पता चलता है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट दिखाऊंगा प्राइमावेरा खोल के, कि कैसे हम लोग ट्रैकिंग ये सब करते हैं। तो आप देख सकते हैं। आप प्राइमावेरा ऐसा टूल है जिससे हमें ये पता चल जाता है शेड्यूल क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रैकिंग क्या कर रहे हैं, ये सारा चीज हमारा उससे पता चल जाता है। मैं अभी प्राइमावेरा खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। ये ओरेकल का ही है। ओरेकल एक अमेरिकन यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि प्राइमावेरा का फाउंडर है। प्राइमावेरा ऑपरेट होता है ओरेकल से ही। जी, तो ये हमारा प्राइमावेरा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्राइमावेरा का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप लोग गौर कीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज है,
जैसे ये सारे एक्टिविटीज है, एक्सकेवेशन दिख रहा है, पीसीसी दिख रहा है, तो सबसे पहले हमारा मार्किंग लेआउट है, फिर आपका एक्सकेवेशन, पीसीसी, फुटिंग, कॉलम रिइंफोर्समेंट, ये कंक्रीटिंग, फिर लास्ट में बैक फिलिंग। तो ये सारे एक्टिविटीज है और सारे एक्टिविटीज का मैंने स्टार्ट और फिनिश ये शुरुआत में ही हमने टाइम फिक्स कर रखा है। तो ये कब निकालते हैं, प्लानिंग के फेज में मैंने ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज डिसाइड किया कि ये सीक्वेंस में काम होगा और सारे एक्टिविटीज का ड्यूरेशन मैंने फिक्स कर रखा है। तो ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है, ये एक्चुअल नहीं है, इस पे आप लोग एक्चुअल ड्यूरेशन पे ना जाएं, ये हम लोग ड्यूरेशन फिक्स करते हैं, यहाँ से फिक्स होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी है। अभी आपको बस ये समझना है कि ये सारे एक्टिविटीज हैं और सारे एक्टिविटीज का ये टाइम ड्यूरेशन हमने देना होता है। तो ये सारे प्लानिंग फेज में है। तो आप इधर साइड में देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे जितना भी हमारा जो भी हमने टाइम ड्यूरेशन दिया और एक्टिविटीज दिया है, तो सारे यहाँ पे इधर फ्लो, इधर बार चार्ट आपका बनता जाता है ड्यूरेशन के हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं इधर आपका रिमेनिंग वर्क का एक्चुअल वर्क, ये सारा चीज का माइलस्टोन है जो कि अचीव करना होता है। तो ये एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है प्राइमावेरा, जो हमारा ये जो भी हमने अभी काम किया है, ये शेड्यूलिंग मतलब प्लानिंग के फेज में किया है कि हमें ये सारे एक्टिविटीज हमने करना है और हमने ये टाइम में करना है। अब क्या है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं पीसीसी ले लेता हूँ, ये पीसीसी तो 16 अप्रैल को शुरू करना था, 21 अप्रैल को खत्म होना है, सपोज एग्जांपल मैंने लिया। तो ये मैंने प्लानिंग फेज में किया, मतलब अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू होने के पहले मैंने डिसाइड कर रखा है अपना एस्टिमेशन ये सब करके। तो अब जब प्रोजेक्ट सपोज स्टार्ट हो गया, तो हमें स्टेटस में जाके यहाँ पे 16 अप्रैल को ना काम स्टार्ट होके सपोज मेरा काम हुआ स्टार्ट 18 अप्रैल को, तो हमें 18 अप्रैल यहाँ से सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे स्टेटस पे टिक करना होगा कि एक्चुअल हमारा स्टार्ट हुआ। आप गौर कीजिएगा, मैं पीसीसी कर रहा हूँ, अभी देखो पीसीसी यहाँ पे ग्रीन से शो कर रहा है, ब्लू हो जाएगा। तो जैसे कि 18 अप्रैल को शुरू हुआ और सपोज मेरा 24 अप्रैल को काम खत्म हो रहा है एक्चुअल काम, लेकिन हमारा तो था क्या 23 अप्रैल को, और यहाँ पे मैंने ये किया, देखो ब्लू हो गया पीसीसी। अब ये जो नीचे येलो दिख रहा है ना, ये जो येलो, तो येलो हमारा था कि एक्चुअल में हमारा ये प्लान्ड था, प्राइमरी बेसलाइन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्राइमरी बेसलाइन। मतलब येलो जो यहाँ पे थोड़ा सा येलो बार चार्ट जो दिखा रहा है, ये हमने शेड्यूल किया था कि हमारा इस समय से 16 अप्रैल से काम स्टार्ट होगा और 23 अप्रैल को खत्म होना है, लेकिन हुआ नहीं, 18 अप्रैल को शुरू हुआ और 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ये आपका एक्चुअल शो कर रहा है। तो ये सारा चीज आपको हर एक्टिविटीज का यहाँ पे ऐसे ही हमें करना होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कशन करना होता है। ये सारे चीज आपका प्राइमावेरा में पता चलता है। प्राइमावेरा के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि हर एक्टिविटीज का हम लोग जैसे एक्सकेवेशन है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल नॉन लेबर कॉस्ट डाला है, मटेरियल कॉस्ट डाला है और लेबर कॉस्ट डाला है। मतलब फाउंडेशन हमारा एक वर्क WBS है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। मतलब एक पार्ट हम लोग कर रहे हैं, उस पार्ट में कई सारे एक्टिविटीज हैं और सारे एक्टिविटीज को मैंने तोड़ रखा है लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और मैन पावर मशीनरीज कॉस्ट। मतलब नॉन लेबर मीन्स हो गया मशीनरी, मटेरियल में आ गया सीमेंट एंड एग्रीगेट और जो भी लग रहा है मटेरियल एक्सकेवेशन करने के लिए। तो एक्सकेवेशन करने के लिए हमारा मटेरियल सपोज नहीं लग रहा है कुछ, हमारा जेसीबी लग रहा है, तो ये लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। लेबर भी अगर लग रहा है उसमें इन्वॉल्व है अगर लेबर, तो लेबर का भी कॉस्ट हमारा क्या है, वो हम लोग इंडिविजुअली सारे एक्टिविटीज का हम लोग कॉस्ट बजटिंग यहाँ पे कर सकते हैं और इसी के कंपैरिजन में हम लोग रिपोर्ट भी बनाते हैं। तो ये सारा चीज एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर करता है। एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, अब हम लोग चलते हैं अपने जो स्लाइड्स था उस पर चलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उसको टाइम निकालने, कॉस्ट निकालने, रिसोर्स निकालने, ये सारे चीज आना चाहिए। दूसरा चीज है सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर मैंने बताया, फिर से आपको मैं बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो रिसोर्स निकालने आना चाहिए। रिसोर्स क्या होता है,
तो रिसोर्स में आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज, ये सारे चीज़ आना चाहिए आपको निकालने। उसके बाद से आपका जब मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज निकल गया तो ऑब्वियसली कॉस्ट बजटिंग आना चाहिए। क्यों कॉस्ट बजटिंग होगा तो ही आप जान सकोगे कि हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज या पर्टिकुलर वर्क का। और जब एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल गया, एस्टिमेटेड रिसोर्स निकल गया, तो ये दोनों की कंपेयर में आप निकाल सकते हो टाइम। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बस आप लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस शीट बनाना होता है, रिस्क एनालिसिस करना होता है, डिले एनालिसिस करना होता है। तो रिस्क एनालिसिस बहुत तरह के होते हैं, ये सारा मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा कि रिस्क एनालिसिस क्या क्या हो सकता है। जो कि रिस्क एनालिसिस में मैंने बताया ना कि लेबर आउटपुट नहीं दे पा रहा है, या मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, पहुंच पा रहा है, या हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस बिगड़ गया, रेनफॉल होने लगा, हेवी रेनफॉल, काम स्टॉप हो गया, रुक गया। तो ये सारा रिस्क एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। रिस्क एनालिसिस बहुत तरह के होते हैं, डिले एनालिसिस बहुत तरह के होते हैं। तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर को बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो चीज है, जो कि सारा चीज इन्फ्लुएंस होता है यही तीन चीज से, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स। तो रिसोर्स में आपका वही मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर लागत लगता है, पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा कहाँ खर्च होता है? आप समझो, ये पैसा, मनी जो इन्वेस्टेड होता है, या जो क्लाइंट के तरफ से बजटेड कॉस्ट बीओक्यू अमाउंट होता है, या आप रेट कोटेशन जो करते हो बीओक्यू के अगेंस्ट में, तो किस चीज को कैलकुलेट करते हो, अमाउंट किस चीज का लेते हैं? यही मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज को ही तो कंसीडर करते हैं हम लोग। तो इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज मतलब एस्टिमेशन करने आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, आना ही चाहिए, और प्लानिंग ऑब्वियसली आना चाहिए। और जब आपको ये सारा चीज आएगा तो कॉस्ट भी निकालना इजी हो जाएगा। जब कॉस्ट निकालना, ये दो चीज निकलेगा, तो टाइम भी निकाल सकते हैं। और फिर से मैं बताया 5 फेज जो होता है कंस्ट्रक्शन का, वो होता है इनिशिएशन, प्लानिंग। प्लानिंग जो मैं बताया अभी प्राइमावेरा में, कि हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज सजाएंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को शेड्यूल करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को कितना टाइम लगेगा, जैसे पीसीसी में कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, ये सारा प्लानिंग में आता है। एग्जीक्यूशन तब होता है जब प्रोजेक्ट रियल टाइम में शुरू होता है। रियल टाइम में जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और रियल टाइम में एग्जीक्यूशन किसके कंपैरिजन में स्टार्ट होगा? जो हमने प्लानिंग किया है ना, उसी को बेस लाइन माना जाता है, उसी को बेस मान के, उसी के कंपैरिजन में, उसी के अकॉर्डिंगली हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा। एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट आपको एज ए डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपको साइट से मिलेगा। जब साइट से डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा तो आपको पता चलेगा हमने प्लानिंग क्या किया था और रियल टाइम में अचीव क्या हो रहा है। किसी एक्टिविटी में मैंने 2 दिन का प्लानिंग किया है, वहां पे लग गया 3 दिन, तो 2 दिन का मैंने प्लानिंग किया और लग गया 3 दिन, तो उसका मैं कंट्रोलिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा, कहाँ पे लैकनेस है, किसका लैकनेस है। अगर लेबर का लैकनेस है तो मैं लेबर को हटाऊंगा, दूसरे लेबर की टीम को लाऊंगा। अगर मशीनरीज एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा है तो मैं दूसरे मशीनरीज पे डिपेंड करूंगा। अगर हमारा वेंडर की तरफ से कोई एरर है तो मैं वेंडर को चेंज कर सकता हूँ, या वेंडर से मैं जो भी मैं कंपेसेशन लूंगा, या जियोग्राफिकल कंडीशन है तो उसका तो हमारा कंपेसेशन क्लाइंट की तरफ से मिलता ही है। तो कंट्रोलिंग इसी को बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग तभी पता चलेगा जब प्लान जो हम लोग किए हैं उसके बेस पे जब काम स्टार्ट, रियल टाइम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो ही हमें पता चलेगा कि क्या डिले एनालिसिस हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अपडेशन हम लोग प्राइमावेरा जैसा सॉफ्टवेयर में करते हैं। और ये कंट्रोलिंग करने से, अपडेशन से ये हमें पता ये भी चल जाता है कि आने वाले जो अभी हमारा काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का अभी हम लोग अपडेशन कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट फ्लोर कितना दिन डिले होगा, कितना डेज डिले होगा, ये भी हमारा पता चल जाता है पहले ही। इवन तो अभी आपका फर्स्ट फ्लोर काम स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन कितना दिन इन्फ्लुएंस अफेक्टेड होगा उस काम में, ये भी हमारा प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर टूल से पता चल जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्राइमावेरा या एमएस। और लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हमें बनाना ही है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बड़ा इजी है। जो बंदा ये सारा चीज करेगा, प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन देख रहा है, उसका पूरा एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल है, और एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के बेस पे वो एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस भी कई तरह के होते हैं, डिले एनालिसिस होता है, रिस्क एनालिसिस होता है। तो
कंट्रोलिंग करेगा, अपडेट करेगा, तो लास्ट में वो रिपोर्ट भी बना सकता है। Thank you so much for listening and seeing what the things happen now, right now. So hopefully ये सेशन आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा और आप इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और इस पे अपने करियर में हमेशा फोकस करना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट। तो एक प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, ये सबसे सुपीरियर माना जाता है। तो कभी भी एज़ अ बिगिनर अगर हैं आप लोग या आपका साइट एक्सपीरियंस है 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो कभी भी एक सिविल इंजीनियर की कोई भी एक वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल होंगे, उनसे आप कभी पूछिएगा। तो वो कभी भी आपको गाइड करेंगे कि हाँ, प्लानिंग की तरफ आप जाएँ ताकि आप अपना एक डिज़ायरेबल एक जो ड्रीम जॉब है, तो सिविल में एक ड्रीम जॉब माना जाता है। सब कोई चाहता है कि एक सुपीरियर डेज़िग्नेशन पे पहुँचना। ये सुपीरियर डेज़िग्नेशन पे पहुँचने के लिए आपको खुद में सुपीरियर बनना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। आपको क्राउड जितने सारे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, तो उन लोग सब लोगों से आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। अब बात ये है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है, बिगिनर हम लोग कर सकते हैं, एज़ अ बिगिनर हम लोग कर सकते हैं या एज़ अ फ्रेशर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? या सिर्फ़ ये चीज़ एक्सपीरियंस वालों के लिए ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एज़ अ बिगिनर भी कर सकते हो, लेकिन एज़ अ बिगिनर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हाँ, प्राइमावेरा कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से पहले प्राइमावेरा करने से पहले you should have a proper skills about the estimation and costing. You should have a proper skills how to take the drawing, means how you are going to take up the drawing, how you are going to abstract the quantity from the structure drawing from the architecture plan. जब तक आपको ये सारा चीज नहीं आता है तब तक आप ये सारा चीज नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको अगर डिप्लोमा के ही सपोज आप स्टूडेंट हो, अपेयरिंग स्टूडेंट हो, मतलब आप अभी डिप्लोमा कर ही रहे हो, लेकिन आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग अच्छे तरह से आपने कहीं से सीख लिया या आपको आता है, तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए। टाइम शेड्यूलिंग सीखना, ट्रैकिंग करना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एनालिसिस करना, ये तभी आपको आएगा जब आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग आता हो। मीन्स लास्ट में इन ब्रीफ यही मैं बोलूंगा कि इफ यू नो हाउ टू टेक अप द क्वांटिटी फ्रॉम द ड्राइंग, इफ यू नो हाउ टू डू द estimate, then you can proceed for this training project construction management or you can apply the job for the project construction management। हालांकि जॉब के फील्ड में कोई आपको एज ए फ्रेशर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर नहीं लेगा, ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है कि अगर एज ए बिगिनर आप कभी भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन हम पहले से ही एक्सपर्ट क्यों ना बने, पहले से हमें ये सब चीज क्यों ना हो कि जब हम जॉब करें, जब हम काम करें, एज ए सपोज अगर आपको एज ए बिगिनर आपको क्यूएस जॉब लग गया और एज ए बिगिनर लगता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यूएस एज ए बिगिनर नहीं लगता है, एज ए बिगिनर लग गया, लेकिन अगर हमें कंट्रोलिंग भी आ रहा है, एनालिसिस भी आ रहा है, ट्रैकिंग भी आ रहा है, तो हम लोग जॉब के दरमियान ही अपग्रेड हो जाते हैं। जॉब के दरमियान ही आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर फेज में, आपको प्लानिंग फेज में अपग्रेड कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which every civil engineer should know these things। तो जनरली है हमारा यही सारे फेजेस होते हैं। एग्जीक्यूशन तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि साइट पे आप जाएंगे तो ये तो जनरली टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है बोलना, लेकिन मैं तो भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि साइट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनीवन। आज की डेट में नॉन टेक्निकल बंदे भी अपने घर को बना लेते हैं, बनवा लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। साइट पे जाओगे तो आप देखोगे सुपरवाइजर भी है, फोरमैन भी है और साइट इंजीनियर भी है। तो साइट इंजीनियर काम क्या है आज के डेट में? बस मेरे हिसाब से आज के डेट में डीपीआर बस मेंटेन करता है कि हाँ सर आज इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हो गया, उसको अपडेट करके डीपीआर मेंटेन किया और डीपीआर फॉरवर्ड कर दिया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास या प्लानिंग इंजीनियर के पास। वो बंदा साइट एज ए साइट इंजीनियर अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा है, ना टेक्निकली अपग्रेड हो पा रहा है, ना अंदर से वो विलिंगनेस उसका बढ़ रहा है,
तो ये सारा चीज जब तक स्टार्टअप नहीं कीजिएगा, जब तक आप अंदर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, सीखने का अपग्रेड नहीं कीजिएगा, तब तक आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसीज नहीं आ पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो वैकेंसीज भी आएगा। सब चीजें पहले तो अपने आप को हमें स्ट्रांग करने हो, मतलब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और फिर हम लोग ये देखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मैं मिलूंगा कुछ और टॉपिक के साथ, और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा जो कि रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स ही रहेगा। डेफिनेटली हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आऊंगा रिस्क एनालिसिस और डिले एनालिसिस टॉपिक को लेकर। तो आई विल बी लाइव वंस अगेन आफ्टर 1 or 2 days। तो 1 या 2 दिन के बाद मैं फिर से लाइव आऊंगा, और रिस्क एनालिसिस और डिले एनालिसिस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और रिसोर्स लेबलिंग के बारे में। रिस्क एनालिसिस को क्या बोलते हैं, क्यों होता है, और क्या क्या फैक्टर होता है, डिले एनालिसिस क्यों होता है, क्या होता है, क्या क्या फैक्टर होता है, और रिसोर्स लेबलिंग क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है रिसोर्स लेबलिंग करने का। ये सारा चीज मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी and for giving your valuable time to see this session. Thank you so much. I will be right back after 1 or 2 days, and please stay safe at your home and stay healthy. Thank you so much.